नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में आज बात करेंगे सिरोही के माउंट आबू में हो रहे बीजेपी के सियासी मंथन की, जिसमें प्रदेश के सभी नेता शामिल हुए हैं। इसके बाद बात होगी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा की, जो समर्थन में अपना समर्थन मांगने के लिए जयपुर पहुंचे हैं। साथ ही चर्चा करेंगे जोधपुर में सीआरपीएफ जवान की, जिसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। वहीं आखिर में बात होगी बीकानेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की, जो प्रशासनिक लापरवाही के चलते खुद ही बीमार है। चलिए, और बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी के मिशन 2023 की खबर से। माउंट आबू में बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के आज दूसरे दिन कुल 7 सत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रशिक्षण कैंप आने वाले चुनाव में मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की टिप्पणियों पर किस प्रकार से व्यवहार करना है, मानहानि से कैसे बचना है, किसी को जनहानि ना हो, यह तमाम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा प्रशिक्षण वर्ग को लेकर मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेंगे। मंगलवार को ही वर्ग का समापन किया जाएगा। कृषि विकास में जो नीतियां थी उनका क्या परिणाम रहा, वो सत्र हुआ। जो पहले अमित मालवीय जी ने लिया पहला सत्र सोशल मीडिया, फिर कैलाश चौधरी जी ने लिया, फिर मेरा एक सत्र हुआ। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की 8 सालों में, उसका धरातल पे जो प्रभाव सकारात्मक पड़ रहा, उसके बारे में चर्चा हुई। फिर हमारी कार्य पद्धति क्या है, वो अमजी माथुर साहब ने लिया। इस तरह से 4 सत्र हुए हैं अभी तक, अभी लंच है, फिर सत्र होंगे हमारे। ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, इसमें हमारी जो विचारधारा है वो भी पुष्ट होती है, और कुछ सरकार में रहते हुए जो नए डेवलपमेंट होते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वो कार्यकर्ताओं तक सीधे पहुंच जाते हैं और ऑथेंटिक पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रशिक्षण का महत्व है। तो आज दूसरा दिन ट्रेनिंग कैंप का, प्रशिक्षण शिविर का 3 दिन चलना है। क्या कुछ आज रहा इस प्रशिक्षण शिविर में? कल जेपी नड्डा आएंगे, क्या कल रहने वाला है? सहयोगी कपिल हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। कपिल, आज पूरा दिन अगर इस प्रशिक्षण शिविर की बात करें, क्या कुछ खास रहा है इसमें? और कल का दिन भी काफी अहम है, क्या रहने वाला है कल? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, 7 सत्र आयोजित हुए और 7 सत्रों के जो विषय थे वो बेहद महत्वपूर्ण थे। ये जो विषय चयनित किए गए थे, ये आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाना है, इसको ध्यान में रखकर तय किए गए थे। आज के दिन की शुरुआत सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लेकर शुरू हुई, जिसमें आईटी सेल के अमित मालवीय जो है, उन्होंने ये कोशिश की कि इन सभी पदाधिकारियों को समझा सके कि कैसे सोशल मीडिया का उपयोग करना है ताकि वो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो सके। दूसरी बात यह भी स्पष्ट तौर पर कही गई कि सोशल मीडिया के मार्फत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने से बचें, गलत तरह के शब्दों का प्रयोग करने से बचें, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद में कृषि पर सत्र हुआ, गरीब कल्याण पर सत्र हुआ, मीडिया पर सत्र हुआ, पार्टी की कार्य पद्धति पर सत्र हुआ, और इसके अलावा राजनीतिक चुनौतियों पर एक सत्र आयोजित किया गया, और एक सत्र विदेश नीति पर किया गया। इन सभी सत्रों को एक एक प्रमुख वक्ता द्वारा जो है वो संबोधित किया गया। और इस समय सतीश पूनिया, जो कि राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित कर रहे हैं, और उनके सत्र का विषय राजनीतिक चुनौतियां हैं। वो पार्टी में राजनीतिक रूप से किस तरह की चुनौतियां सामने आने वाली है, जिसे चुनावी दौर में फेस करना है, इस पर पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, एक सबसे बड़ी बात जो इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान निकलकर सामने आई है, शिविर में एक और जहां नेताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, तो वहीं पार्टी की जो कोर कमेटी है, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अलग अलग बैठक भी कर रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है कि एक ऐसी बैठक आयोजित की गई जिसमें एक प्रस्ताव रखा गया, आने वाले विधानसभा चुनाव में 1/3 से ज़्यादा टिकट 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को दिया जाए। ऐसी मंशा भाजपा के प्रदेश स्तरीय बड़े नेताओं द्वारा ये रखी गई, और उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो भी इस ओर इंगित कर चुका है। उसकी भी यही मंशा है कि युवाओं को आगे लाया जाए, 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। तो ये एक बड़ा निर्णय इस प्रशिक्षण
शिविर के दौरान निकलकर सामने आ सकता है। दूसरी, गुटबाजी को लेकर इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी में किसी भी कीमत पर गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति पार्टी से परे जाकर काम करता है तो पार्टी को होने वाले नुकसान की परवाह किए बगैर अनुशासन समिति तुरंत उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर देगी। हर व्यक्ति पर, हर पार्टी के कार्यकर्ता पर अनुशासन समिति नजर रखेगी। तो ये बड़ी बातें थी। पार्टी जो केंद्र सरकार की योजना है उसको लेकर चुनावी मैदान में जाना है, राजस्थान की वर्तमान सरकार की विफलताओं को लेकर जाना है, ये इन विषयों पर तो लगातार चर्चा हो रही है। प्रशिक्षण शिविर में भी इसके बारे में जानकारी दी गई, केंद्र सरकार की योजनाएं बताते हुए कैसे उन्हें जनता तक ले जाना है ये भी बताया गया। तो आज दूसरा दिन अब समापन होने की ओर है, अंतिम सत्र चल रहा है। कल भी जो है, कल सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर आएंगे। किस तरह का कल कार्यक्रम रहेगा, हमारे साथ में प्रतीक, प्रतीक, कल किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पर आ रहे हैं, जो सुबह जो है यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में आबू रोड में जो है ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोग्राम है, वहाँ पर कुछ समय देंगे। इस कार्यक्रम के बाद में फिर यहाँ पर आएंगे। जो 2 सत्र का जो कार्यक्रम है और समापन होगा उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अपना जो है यानी कि जो व्याख्यान करेंगे। उसके बाद में कहीं ना कहीं देखा जाए पार्टी को किस प्रकार मजबूत किया जाए और आगामी रणनीति को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। और वर्तमान में जो जिस प्रकार से जो राज्य सरकार जो है उसको विफलताओं को कैसे घेरा जाए उसको लेकर पूरा जो है एक पूरी नीति बन चुकी है। और आने वाले समय में जल्द से जल्द इसको लेकर जो है आगे जो है कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जो बताया जा रहा है कि जो कल का जो कार्यक्रम जो है जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में और कई भी नेता भी जो है उनका भी आने का प्रवास का जो कार्यक्रम बन रहा है। देखिए, जेपी नड्डा का जो सिरोही प्रवास होगा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल नेताओं में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। उन्हें ये मंत्र देंगे कि कैसे उन्हें आगामी समय में अपने अपने क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं को तैयार करना है और उन्हें भी पार्टी आगे बढ़े, पार्टी के साथ में बूथ स्तर के लोग जुड़े, आमजन पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाए। उसका मंत्र कल जेपी नड्डा इस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र के दौरान यहाँ पर मौजूद बीजेपी नेताओं को देंगे। जी सुमित, चलिए ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा आ रहे हैं कल और कल कई कार्यक्रमों में जेपी नड्डा भाग लेंगे यहाँ पहुंचकर। और कल का दिन बेहद अहम क्योंकि आखिरी दिन है इस मंत्रणा का, इस मंथन शिविर का, चिंतन शिविर का, या यूं कहें चुनावी रणनीतियों को लेकर जो तैयारी की जा रही है उस शिविर का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज जयपुर पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम गहलोत और यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, देश के हालात ठीक नहीं है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। सीएम गहलोत ने ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने इन्हें पूरा समर्थन दिया है। यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस के समर्थन देने पर धन्यवाद दिया। मैं जी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एकजुट होकर के इनको आगामी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। मुझे खुशी है कि एक बहुत ही अनुभवी राजनेता को अवसर मिला है कैंडिडेट बनने का देश के राष्ट्रपति के रूप में। और अब बात जगह जगह बारिश से मचे हाहाकार की। भारी बारिश की चेतावनी अब मौसम विभाग ने फिर दे दी है। कुछ जिलों में प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये मौसम विभाग का अलर्ट। कल 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। कई संभागों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। अजमेर, जयपुर, कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना। उदयपुर संभाग में भी चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की संभावना यहां भी जताई गई है। कल 25 जिलों में येलो अलर्ट। चलिए, तो
मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है, क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, इस बारिश की वजह से आम लोग तो परेशान हैं ही, हालांकि राहत कुछ जगहों पर मिली है। मौसम ने करवट खाई है, करवट बदली है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब मौसम विभाग येलो अलर्ट की भी चेतावनी दे रहा है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने 25 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी से भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होना उसे भारी से भारी बारिश के उसमें माना जाता है। इस लिहाज से मौसम विभाग का कहना है कि उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है, लेकिन इसके अलावा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी मानसून जो है वो मेहरबान रहने वाला है और कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि आज राजधानी जयपुर में दिन भर बारिश का इंतजार किया जाता रहा, लेकिन बारिश नहीं आई और उमस और गर्मी लोगों को लगातार परेशान जो है वो करती रही। लेकिन पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में अधिकांश हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिला था और कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन बारिश का ये दौर इसी तरह से जारी रहेगा और कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश का भी जो है वो देखने को मिल सकती है। जी लेकिन कुछ जगहों पर जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, उन जगहों का अगर आप नाम बता सके, पहला तो ये, और दूसरा वहां तैयारियां किस तरह की? अलर्ट मोड पर रखा गया होगा, टीमों को तैनात किया गया होगा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जाता है और उस अलर्ट को अलग अलग जो प्रशासन के जो अलग अलग विभाग हैं उनको दिया जाता है कि बारिश जो है वो हो सकती है। येलो अलर्ट का जो है वो सबसे कम जो क्षमता जिसकी मानी जाती है, इस लिहाज से कई इलाकों में जो है वो बारिश 25 से लेकर 55 मिलीमीटर तक जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। खासकर उदयपुर संभाग, चाहे बात बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन इलाकों में जो है वो अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कोटा संभाग के 12, झालावाड़, कोटा, यहाँ पर जो है वो बारिश हो सकती है। बूंदी जो है वहाँ पर भी बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए। मौसम विभाग ने जयपुर में भी अच्छी खासी बारिश के आसार जो है वो बताएं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी जो है वो बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अलग अलग विभागों को यह अलर्ट जो है वो दिया गया है ताकि भारी बारिश के दौरान किसी भी जो अप्रिय स्थिति है उससे निपटने के लिए प्रशासन जो है वो तैयार रहे। जी शुक्रिया सौरभ, जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़े। और कई जगहों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। उदयपुर संभाग, ये कई ऐसे संभाग, ऐसे जिले, 25 जिले ऐसे हैं जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। जोधपुर में करीब 17.5 घंटे तक अपनी पत्नी और 6 वर्षीय मासूम बच्ची समेत खुद को बंधक बनाकर हवाई फायर करने वाले सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने गोली मारकर खुद की जान ली। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर रविदास गौड़ और सीआरपीएफ आईजी विक्रम सहगल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके समझाने का कोई असर नहीं हुआ और सीआरपीएफ जवान ने खुद की जान ले ली। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने डीसीपी डॉक्टर अमृता से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली। इसके दौर के बाद आखिर इस घटनाक्रम का दुखद अंत हुआ है। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट ने अपने आप को चिन के नीचे गोली मारी और आत्महत्या कर ली। हमारे साथ डीसीपी डॉक्टर अमृता है, बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम, कल से आप मशक्कत लगातार कर रहे हैं, देर रात तक आप यहाँ पर थी और लगातार समझे इसका दौर जारी था, आखिर क्या कारण रहा सर? अब कारणों का तो अनुसंधान में अब पता चलेगा, लेकिन जो भी वार्ता की थी तो उसमें उसको सीआरपीएफ के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से कुछ उसको शिकायतें थी और उन्हीं शिकायतों को लेकर वो तंग था।
मैम, जब उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं आईजी के समक्ष सरेंडर कर दूंगा, तो एक बार सबके सांस में सांस आई थी, लेकिन क्या कारण रहा कि आईजी के यहाँ पे आने के बाद भी उसने ऐसा किया? अब इसका तो हम अभी तुरंत मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन हाँ ये बात सही है कि उसने आईजी साहब को बुलाया था, इसी वजह से वो जयपुर से आए भी, पहुँचे भी कि मैं उनके सामने मैं सरेंडर कर दूंगा, अपना वेपन उनको मैं दे दूंगा, किंतु वो आए भी, पहुँचे भी, लेकिन उसने अपने आप को गोली मारी। मैम, 40 राउंड वो साथ लेकर गया था आपने, कितने राउंड फायर किए उसने? अभी उसको हम कंफर्म हम अभी करेंगे, लेकिन 10 से कम ही राउंड फायर किए थे। अच्छा मैम, एक बात और बताइए, आपने जो जिस तरह से उसके समझाइश के प्रयास किए, उसके पिताजी, उसके ससुराल वाले, किन किन लोगों को बुलाया, क्या क्या वार्ता हुई? घर में उसके साथ उसकी बेटी और उसकी पत्नी थे, और उसके अलावा हमने जो बाहर से उसके दोस्त जो जिसकी वो बहुत बात मानता था, उसके पिताजी, उन दोनों को बुलाया। वो रात भर हमारे साथ थे, और पिताजी तो अभी भी लास्ट तक भी उससे लगातार बात कर रहे थे, वार्तालाप हम करा रहे थे, ताकि उसको वो थोड़ा उसका गुस्सा जो है वो शांत हो, और उसमें थोड़ी सी समझाइश के बाद वो अपने आप वो अपना वेपन दे दे और अपने आप को सपोर्ट कर दे। के बाद स्वागत है आपका। और अब खबर ऑनलाइन गेम के चलते गई छात्र की जान के बारे में। कोचिंग नगरी में 16 वर्षीय कोचिंग छात्र ने फ्री फायर ऑनलाइन गेम के चलते मौत को गले लगा लिया। छात्र अक्सर ऑनलाइन गेम के चलते ऑफलाइन क्लास भी अटेंड नहीं कर पाता था, जिसके बाद कुछ दिनों बाद होने वाले एग्जाम को लेकर खासा तनाव में था। छात्र ने शनिवार रात को अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वो उसके मन नहीं है पढ़ने में, शायद आप आ जाओ एक बार। तो मैंने अपनी डिपार्टमेंट में छुट्टी की मांग की थी, छुट्टी कटौती की है, छुट्टी टाइम पर दे नहीं पाए उन लोग, तो मुझे डिले हुआ। मैं 13 तारीख को, मैं एक्चुअली पहले ही आना था, मैं 13 तारीख को फिर टिकट बुक किया। जब ये पता चला तो मैं फिर पोस्टपोन करके 10 तारीख को वहाँ से चल के आया। अच्छा बालक था, अपने काम से काम रखता था, परंतु इसको मोबाइल का भी ज़्यादा शौक था, जो मोबाइल में ये फ्री फायर गेम खेला करता था ये। तो ये बालक ने चूहे मारने की दवा खा के वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। तो ये बालक पढ़ाई का दबाव सहन नहीं कर पाया। इसके परिजन आ गए हैं, इनसे रिपोर्ट ले ली हमने और बालक का पोस्टमार्टम कराया। और अब बात सैनी समाज के अल्टीमेटम की। बांदीकुई में 12% आरक्षण से 11 सूत्री मांगों को लेकर सैनी समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। सैनी समाज की ओर से सैनी समाज को 12% आरक्षण देने, महात्मा ज्योतिराव फूले बोर्ड का गठन करवाने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान महात्मा ज्योतिराव फूले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक भागचंद सैनी ने कहा कि सैनी समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। सरकारी नौकरियों में भी सैनी समाज की भागीदारी बहुत कम है। ऐसे में समाज के उत्थान के लिए सरकार को सैनी समाज को 12% आरक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे उनका उत्थान हो सके। महापंचायत के बाद समाज पदाधिकारियों के नेतृत्व में सैनी समाज के लोगों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। और बड़ी खबर, कोटा से बड़ी खबर, जहां खूनी झड़प हो गई। कोटा में हॉस्टल संचालक और कोचिंग छात्र में झड़प और हॉस्टल संचालक ने डंडे से कोचिंग छात्र का सिर फोड़ दिया। खून से लथपथ कोचिंग छात्र ने इसके बाद अपनी पीड़ा सुनाई, पुलिस के पास गया। हॉस्टल संचालक ने आरोपों को निराधार बताया। दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई की गई है। अब जवाहरनगर थाने में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल बदहाल है। इस अस्पताल के कंधे पर संभाग के लाखों लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अस्पताल प्रबंधन मरीजों का ध्यान रखने का दावा भी करता है, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने अस्पताल प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल बदहाल।
पहली बारिश में अस्पताल पानी पानी। भगवान भरोसे व्यवस्था, मरीजों की बढ़ी परेशानी। जिस जगह हम मौजूद हैं वो कोई तालाब नहीं बल्कि बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल का परिसर है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते, पीबीएम अस्पताल की लापरवाही के चलते यहाँ पर कल जो हुई बारिश है उससे पानी पूरी तरह से भराव हो चुका है। और ये भराव आप देख सकते हैं किस तरह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल व्यवस्था के मामले में बीमार है। परिसर में दिख रहा तालाब जैसा नजारा अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की कहानी कह रहा है। इस अस्पताल में बीकानेर संभाग के 4 जिलों के अलावा पंजाब और हरियाणा से मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन परिसर में प्रवेश करते ही फिसल कर गिर जाते हैं क्योंकि अस्पताल के चारों तरफ 2-2 फीट बारिश का पानी भरा हुआ है और वाहन चालकों के साथ दुपहिया वाहन वाले मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीकानेर में कहीं चले जाओ खड्डे ही खड्डे, हर जगह बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले हफ्ते मेरी उंगली टूट गई, मैं गिर गया पानी के अंदर, मेरा पांव टूटा हुआ है सारा गिर के। अब हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर खड्डा दिखाई नहीं देता है और गिर जाते हैं। ऑटो का पहिया गिरते ही ऑटो पलट जाता है, सवारी के भी लग जाती है, तो हम डरते हैं कहीं बरसात में ऑटो भी नहीं चलाते। अब मजबूरी है मेरी, हॉस्पिटल आना पड़ता है। प्रशासन तो इस तरह ध्यान दे रहा है। यहाँ पे आगे वो 5 रुपये का खाना मुफ्त में खाना मिलता है, तो वहाँ जाता है तो बीच में कई बार गिर जाते हैं। रात में गए थे अंधेरे में 3-4 बीच में गिर गए थे। तो इस और प्रशासन को ध्यान तो देना चाहिए क्योंकि मरीजों को बहुत ही परेशानी होती है। अस्पताल परिसर में पानी भरने से कई वाहन चालक और मरीज गिरकर घायल हो चुके हैं। वहीं अस्पताल अधीक्षक मरीज हित में पुख्ता व्यवस्था की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर निगम का कहना है कि जल भराव ज्यादा नहीं है और पाइप के जरिए पानी निकालना संभव नहीं है। ये लंबे समय से एक समस्या चली आ रही है, तो इसमें लापरवाही तो नहीं कि बारिश के समय पानी इकट्ठा होता है। हालांकि पूर्व में भी मैं बता रहा हूँ कि पूर्व में भी प्रयास किए गए अस्पताल के द्वारा, और अब जैसे अभी मैंने कार्यभार 2-3 महीने पहले संभाला है, पहली बारिश है उसके बाद में, तो मैंने अभी डीपीआर के लिए भी बोल दिया। हमारे नीचे जो कर्मचारी हैं उनको कहा कि डीपीआर तैयार कराई जाए जो संबंधित जो विभाग है उनके द्वारा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एनएचएम से करवाएं या पीडब्ल्यूडी से कराएं। तो डीपीआर करवा के उसको सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजेंगे कि भी वो, ताकि इसका स्थायी समाधान निकाला जा सके। पीबीएम के अंदर जो व्यवस्थाएं बनाने का काम पीबीएम प्रशासन का है, तो यदि कहीं गड्ढे हैं तो वहां उनको संकेत लगाने चाहिए कि यहाँ गड्ढे हैं, इधर से नहीं निकले। बाकी पानी उठाने वाली बात है तो वहां हम इंजन लगा देंगे और पानी उठा लेंगे। कुल मिलाकर अस्पताल प्रबंधन और नगर निगम के अपने अपने तर्क हैं। वहीं मरीजों को फिलहाल परिसर के पानी जैसी मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? हालात हैं पीबीएम अस्पताल परिसर के वो काफी बदतर हैं और जो मरीज हैं उनकी भी जान सांसत में आए दिन पड़ी रहती है, लेकिन जो प्रशासन है उसको अपनी कागजी कार्रवाई करने से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। बीकानेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज।